कार्य का केला सर? एक मिनिट हा. ते चाललंय. बस आता खाली सर मी सांगितलं. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, लोक सेवा हक्क अधिनियम, हर स्टेट में ये अलग अलग है. 2010 से एमपी में शुरू में हुआ और बाद में हर स्टेट में हुआ. सिटीजन चार्टर, हर स्टेट में सिटीजन चार्टर है, 1996 से चल रहा है. और बाकी कुछ कानून है जो कि इसमें बदलाव देते हैं. और सिटीजन और शासन ये दोनों का, देखो मेरे पहले जो वक्ता थे एडवोकेट साहब, उसने संवाद करके शब्द यूज किया था. शासन, जनतंत्र में शासन और नागरिक इन दोनों के बीच में संवाद होना चाहिए. जब संवाद नहीं होता, विसंवाद होता है, तो फिर हमें रास्ते पे आना पड़ता है. आंदोलन क्यों करते हैं? असल में आपकी मर्यादाएं हो सकती है, अरे बताओ, बताना चाहिए, होता नहीं. इसीलिए देखो इसमें भी लिखा है आपके ये जो डॉक्यूमेंट है उसमें सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन हम देखें, ये पहल चल रही है 2005 से. लोक सेवा हक अधिनियम की पहल चल रही है 2010 से. सिटीजन चार्टर चल रहा है 1996. जब अटल बिहारी जी वाजपेयी थे तब उसका मीटिंग हुआ था, हर स्टेट ने शुरू किया था. ई गवर्नेंस अभी हर जगह चल रहा है. अभी न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की घोषणा की गई है, मिनिमम गवर्नमेंट और मिनिमम मैक्सिमम गवर्नेंस. अब गवर्नमेंट और गवर्नेंस में फर्क क्या है? सरकार और शासन. सरकार और शासन का क्या फर्क है बताइए. गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट मतलब हम जो अधिकारी लोग होते हैं, मंत्री लोग होते हैं, वो आएंगे, आपको बताएंगे, आपका कुछ नहीं सुनेंगे, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट. लेकिन हम अभी दो आगे जाना चाहते हैं, नहीं, उनकी सहभागिता होनी चाहिए. देखो असल में हम प्रजातंत्र बोलते हैं, है क्या नहीं मुझे मालूम नहीं, बिल्कुल सुडो डेमोक्रेसी ज्यादा है. सुडो मतलब आभासी, जो कि असल में लोगों का सहभाग कम होता है, लोगों ने चुना. देखो हमने दो चीजें देखी है. हमारी इंडिया की जो डेमोक्रेसी है रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब हम 5 साल के बाद किसी को चुन के देते हैं, वो सत्ता में जाके बैठता है, जिसके लोग ज्यादा है उनका सरकार बनता है, वो चलाता रहता है, बराबर. लेकिन लोगों को पूछा नहीं जाता. आरटीआई पहला कानून है जो कि लोगों को वॉइस देता है, वॉइसलेस को वॉइस देता है. और वो चिट्ठी भेजेगा, वो भी ऐसी चिट्ठी होती है जो कि लोकसभा में प्रश्न पूछा जाए या तो विधानसभा में प्रश्न पूछा जाए. तो ये जो चल रहा है न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, तो अभी देखो बहुत सारे जगह अभी मिशन बन चुके हैं, बहुत सारी जगह अथॉरिटी बन चुके हैं. और अथॉरिटी में ये अभी बोल रहे थे ना, हम नासिक में थे और एक हमारा भ्रष्टाचार का एक मीटिंग होता है और उसमें कमेटी में अन्ना के 3 रिप्रेजेंटेटिव थे, इसमें अन्ना के रिप्रेजेंटेटिव ये थे. देखो हम ऑफिसर मिलके बोलेंगे कि नहीं नहीं ये कंप्लेंट खारिज करना चाहिए, लेकिन ये बोलते थे नहीं नहीं ये कैसा खारिज करेंगे, ये ऑफिसर ने पैसा लिया है ना, उसको फिर आप दंडित क्यों नहीं करते. तो देखो जब जनता का प्रतिनिधि, जनता के लोग आएंगे, उनको सुनेंगे, उनके साथ में बैठ के काम करेंगे, उसको हम बोलते हैं गवर्नेंस. तो मिनिमम गवर्नमेंट होना चाहिए जो ऑटोक्रेटिक होता है, और मैक्सिमम लोगों के साथ लोगों का पार्टिसिपेशन. देखो हमारे डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा अगर डिफिसिट क्या है, तो डिफिसिट ऑफ पार्टिसिपेशन है. लोग आते नहीं, लोग बैठते नहीं, लोग करते नहीं, और इसीलिए होता है वो डिफिसिट, और फिर डेमोक्रेटिक डिपोजिट भी बढ़ता है. बाकी कानूनी सुधार की बात आप कर रहे हैं, अभी अशोक जी बोल रहे थे 2 जगह पे हमें विरोध करना पड़ता है. एक जब प्रशासन ढीला पड़ता है या तो गैर कानूनी काम करता है. 2 नीतियां, अभी आपने देखा देश का सबसे बड़ा नेशनल एजिटेशन हुआ किसानों का, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली बॉर्डर पे. क्या हुआ, वो नीतियां जब लोगों को पसंद नहीं थी, और ये नीतियां हमें पूछे बिना, हमें कॉन्फिडेंस में लिए बिना, और हमारा कुछ भी ना सुने आप करते हो, ये देखो ये बहुत ही अच्छा हुआ. तो कानूनी सुधार के बारे में देखिए हम आंदोलन कर सकते हैं. दूसरी बात है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. हम आगे क्यों नहीं जाते? जापान इतना आगे गया, चाइना के लोग बात करते हैं, हम हमारे यहाँ परवाना राज है, हर चीज के लिए हमें ऑफिसर को जाकर पूछना पड़ता है. हमारी खेती है, हमें अगर गैर कृषि करना है तो हम 10 बार आएंगे, आप बोलेंगे नहीं कर लाओ, 2-2 साल लगाएंगे. ये देखो इसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का काम चल रहा है. ग्लोबलाइजेशन करके
एक फेज है, पूरा संसार में है, चल रहा है, हर देश इसके लिए, इसीलिए ईज ऑफ डूइंग के बहुत सारे पॉलिसीज हैं। दूसरा है डिसेंट्रलाइजेशन, अभी बहुत मेरे पहले बताया गया है कि सेंट्रलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब नीचे नीचे पावर देना चाहिए, पंचायत तक पावर आना चाहिए, पुलिस सुधार भी होना चाहिए, और सुरु प्रशासन जो गुड गवर्नेंस है उसका इंडेक्स निकालना चाहिए। जब आम आदमी बोलेगा कि मैं गया, मुझे जो काम था वो फट से 10 मिनट में हो गया, मैंने एप्लीकेशन दिया, वो लोगों ने कंप्यूटर में कुछ भरा, कुछ चेक किया, मुझे बोला आधा घंटा रुको, आधे घंटे के बाद मेरे हाथ में दिया। लोगों को आदत ये हो रही है, देखो ये फोन आया ना, मोबाइल फोन, ये मेल आया, ये व्हाट्सएप आया, ये टेलीग्राम आया, ये इंस्टाग्राम आया, ये सब ने क्या हुआ, हम लोगों को इंस्टेंट चीजों की आदत लगाई। अभी बच्चे भी खाने में इंस्टेंट चीजें पसंद करते हैं, वो ऐसा लेंगे, ऊपर ना लेके फटाक से तैयार हो जाएगा, लोग खा के चले जाएंगे। हर आदमी जब इंस्टेंट चीज की आदत पड़ती है उसकी सहनशीलता कम होती है। देखो लोगों की सहनशीलता कम हो रही है, इसीलिए हमारे साथ भी कोई नहीं है, क्योंकि समाजशील कार्यकर्ता जब काम करते हैं, आंदोलन करते हैं, उसका रिजल्ट मिलने में बड़ा टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। अन्ना ने काम शुरू किया था 1988 में, उनको रिजल्ट अभी मिलना शुरू हुआ है 2013 में या तो 2011 में उनको रिजल्ट मिला, उसका रिजल्ट बहुत होता है। आज कोई भी वेटिंग करने के लिए तैयार नहीं है। आप भी देखो ना, अभी फोन करो घर पे, या तो आपके बच्चे को, बच्ची को, पहली रिंग जाएगी उठाया नहीं, दूसरी रिंग जाएगी उठाएगा नहीं, तीसरी रिंग पे उठाएगा तो आप पहला उसको बोलोगे सोया था क्या। आप ये नहीं पूछेंगे कि क्यों लेट हुआ, क्योंकि आज देखो हमारा दिमाग ऐसा चल रहा है कि जो होना झट होना चाहिए। ये अगर देखे, ये प्रमुख विशेषताएं अगर देखे तो जनता की भागीदारी बढ़ती नहीं, वो बढ़ाने के लिए नीतियां कैसी बनाएंगे, आम सहमति से काम होना चाहिए। आम सहमति से कानून नहीं हुए थे, इसीलिए लोग गुस्सा हो गए। जवाबदेही, सबसे बड़ा ये जवाबदेही और पारदर्शी है। होता क्या है, अशोक जी बोल रहे थे कि प्रशासन में जो लटके हुए काम है वो जल्दी नहीं होते। मैं प्रशासन में 30 साल रहा, प्रशासन में लोग कितने हैं काम करने में, हमारी इंडिया की तादाद कितनी है, 130 करोड़ की, अभी थोड़ी सी ज्यादा भी होगी। 130 करोड़ लोगों को कंट्रोल करने के लिए, या तो कंट्रोल नहीं बोलूंगा मैं, रेगुलेट करने के लिए कितने लोगों की ब्यूरोक्रेसी है, 2% या तो 2.5% या तो 3%। कितने लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में, 3% लोग हैं, और 3% लोग कितने लोगों को इनकन्वीनियंस में डालते हैं, 97% में, और हम लोग ये सह लेते हैं। राजनीति वाले कितने हैं, 1% भी नहीं होगी, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कंट्रोल करते हैं, उनको भी हाथ में नहीं है, वो दोनों हाथ मिला लेते हैं, 3 और 1 4% हो गए, और ये 4% लोग 96% लोगों को नचा रहे हैं। और उसको, इसके लिए हम 90% लोगों में से कुछ लोगों को आना पड़ता है, जगाना पड़ता है, फिर परिवर्तन का सपना देखना पड़ता है, कितना तकलीफ उठाना पड़ता है। ये सब देखो, ये जवाबदेही मतलब देखो ना, आप बच्चे को 100 रुपए दिया और वापस आने के बाद 100 रुपए का हिसाब पूछना, ये गलत है। डेमोक्रेसी में अन्ना ने रामलीला मैदान पे क्या बताया था, अन्ना ने यह बताया था कि सब लोक सेवक हमारे नौकर है, और सिटीजन इस देश का मालिक है, क्योंकि वो वोट करता है, वो किसी को चुन के देता है, चुन के आने वाले जिसका बहुमत होगा वो सरकार बनाते हैं। मतलब ओरिजिन कहां है, सिटीजन। डेमोक्रेसी में अभी संविधान बता रहे थे वकील साहब, देखो संविधान में जो सार्वभौमता का अधिकार है, वो सार्वभौमत्व का अधिकार, वो 19 आर्टिकल जो है, वो 19 आर्टिकल राइट टू इंफॉर्मेशन को जन्म दिया, और राइट टू आर्टिकल इंफॉर्मेशन है, उसमें वो कानून बताता है जो एमपी को, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, और मेंबर ऑफ असेंबली मतलब आमदार को वो चीज नहीं दी जाती, जिस चीज को आप नहीं बोलेंगे हम ये इंफॉर्मेशन, ये सूचना आपको नहीं देंगे, ये जानकारी नहीं देंगे, उतनी ही जानकारी हमें नहीं देना, उसको जो देते हैं वो हमें देना, क्योंकि उनको हमने चुन के दिया है, उसका ओरिजिन हम है। तो डेमोक्रेसी में असल में ओरिजिन, ओनर डेमोक्रेसी का नागरिक होता है, सिटीजन होता है। ये अगर देखे तो फिर पारदर्शिता मांगना, जवाबदेही मांगना, ये सिटीजन की जिम्मेदारी है, और प्रभावी एवं कुशल प्रशासन होना ये हमारा हक है, ये हमारा मानवीय हक है, ह्यूमन राइट है। और इसीलिए जो भी हो लीगली हो, न्यायसंगत होना चाहिए। हम
रूल ऑफ लॉ में रहते हैं, कानून में रहते हैं। जब समाज कार्यकर्ता करके हम कोई आंदोलन का प्लानिंग करते हैं तो हमें यह पहला सोचना चाहिए कि हमारे देश में कानून तो बहुत है, 3-3.5 हजार कानून है। उस कानून के नियम है, फिर उस नियम के अंदर विनियम है। पहले एक्ट है, बाद में रूल है, बाद में रेगुलेशन है, उसके बाद में नीचे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन है, उसके नीचे सर्कुलर्स है, उसके नीचे ऑफिस मेमोरेंडम है, उसके नीचे ऑर्डर्स है, बाद में कुछ कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट कुछ सुनाता है, सुप्रीम कोर्ट कुछ सुनाता है, उसको बोलते हैं केस लॉ। और ये सब बंडल है ना, ये हमारी सब्सिडी है, इस पे हमारा देश चलता है, ये हमारा स्टीयरिंग व्हील है। अगर असली आंदोलन करना है, असली असर सोशल वर्क करना है तो सोशल वर्कर को संभाल के ये सब सीखना पड़ेगा। क्योंकि हम जिस राज में रहते हैं उस राज के कानून, नियम, विनियम अगर हमें मालूम नहीं हो तो फिर लगता है कि हमें कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। तो इसीलिए न्याय संगत और समावेशी मतलब होता है इंक्लूसिव शासन के लिए हम लोग झगड़े। रूल ऑफ लॉ में ये सब होना चाहिए। ये विश्वास दिलाता है कि भ्रष्टाचार को कम से कम किया जाए। देखो अभी आरटीआई का हम एक थोड़ी देर में हम आरटीआई का उद्देश्य पढ़ेंगे। उस उद्देश्य में क्या लिखा है वो भी हम देखेंगे। इससे अल्पसंख्यकों का विचार, यहां सब बोला जाता था, इंक्लूसिव की बात कर रहा हूं मैं, विचारों का ध्यान, जो वकील साहब भी बोल रहे थे, ध्यान में रखा जाता है और निर्णय लेने में समाज में सबसे कमजोर लोगों की आवाज सुनी जाती है। आरटीआई उस कमजोर लोगों के लिए है जिनकी आवाज कभी सुनाई नहीं दी थी, जिनका आवाज कोई सुनता नहीं था। आज आरटीआई में क्या होता है, जमीन पे सुनता नहीं लेकिन कागज तो रिकॉर्ड पे जाता है और कागज कभी भी निकाला जाता है। कागज कभी मरता नहीं, शासन चलता है वो कागज पे चलता है। इसीलिए जब आप आरटीआई करना है, सूचना लिखना है, वो भी हम सीखेंगे कि सूचना मांगे कैसे, वो मांगी कैसे, तो वो पक्का लिखना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सवाल पूछते रहते हैं। हाँ, सवाल जरूर पूछो क्योंकि आप मालिक है। जवाब मांगना आपका काम है, पारदर्शिता मांगना आपका काम है, लेकिन ऐसा मांगो कि उसके साथ आपको कागज मिलना चाहिए। कागज पे शासन चलता है और कागज हाथ में आया तो इसीलिए देखता हूं स्वतंत्रता के पूर्व जो आंदोलन होते थे, स्वतंत्रता के बाद में 2005 तक जो आंदोलन होते थे, उनके साथ ये शक्ति नहीं थी जो आरटीआई ने, सूचना के कानून ने दी। आज आपके साथ है, इसीलिए आज हम अच्छी परिस्थिति में है। यह समाज की वर्तमान एवं भविष्य की जरूरतों के लिए भी उत्तरदायी है। देखो सुशासन का संदर्भ लेते हैं। देखो जब कार्यकर्ता कोई काम करता है तो हम एक पहला मुद्दा ढूंढेंगे कि किस चीज पे हम आंदोलन करें, किस चीज का हम लोग विरोध करें, किस चीज का एजिटेशन करें। कोई भी समाज कार्यकर्ता, कोई भी आंदोलन, अभी राष्ट्रीय लोक आंदोलन की बात आप लोग कर रहे हैं, उसका प्लानिंग आप कर रहे हैं, तो पहला देखना चाहिए कि कौन सा इश्यू हिट करना है, कौन सा मुद्दा पकड़ना है। और मुद्दा जब पकड़ते हैं तो मुद्दा ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक मालूम होना चाहिए। सबसे पहला आप भगवत गीता जाओ, वेद में चले जाओ, वहां शासन का, सुशासन का क्या लिखा है, नेतृत्व के बारे में वहां क्या लिखा है, कर्तव्य परायणता के बारे में वहां क्या लिखा है, आत्मबल के बारे में क्या लिखा है। आज देखो, आज ये जो ब्यूरोक्रेसी है और ये राजनीति लोग हैं जिनके बारे में हमारे दिल में थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, उनकी अंतरात्मा को कैसा पुकारे, हम जनता के अंतरात्मा को कैसा पुकारे। इसके लिए देखो हमें यहाँ कहीं मिलता है क्या, वो संदर्भित करती है जिनके आधुनिक संदर्भ में पुनः पुनः व्याख्या की जाती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र ईस्वीसन पूर्व दूसरी शताब्दी में हुआ था। राजा के कार्य के बारे में वहां भी लिखा है। आगे देखो गांधी जी ने भी बोला है सुराज होना चाहिए। सुराज मीन्स गुड गवर्नेंस। गांधी जी का वो सपना था, स्वराज मिला, सुराज के लिए हम लोग अभी झगड़ रहे हैं। आगे देखो उसके सुधार के लिए, क्योंकि भारतीय संविधान में भी लिखा है, भारतीय संविधान में लिखा है हम सेक्युलर रहेंगे, सबको समान इक्विटी रहेगी। ये क्या है, ये सब सुशासन है। संविधान में शासन का महत्व स्पष्ट करते हुए रेखांकित किया गया है, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य पर आधारित। अभी लोकतांत्रिक है, यहां तो चुनाव होते हैं, लेकिन चुनाव कैसे होते हैं हमें मालूम है। चुनाव में असल में हमारा प्रतिनिधि, हम जो चाहते हैं वो जाता है क्या? नहीं। हम उस टाइम का सपना देखे जब हम चाहेंगे वही जाएगा, वही जाएगा। ये साहब हमें चाहिए, ये मैडम हमें चाहिए, वो जानी चाहिए। आज नहीं,
क्योंकि किसको भेजना है, किसको राजीनामा देने का और वहां किसी को चुन के लाने का, वो अगर डिसाइड करने वाले लोग हैं, मतलब ये तो डेमोक्रेसी किसी के हाथ में है। तो ये सुडो डेमोक्रेसी या तो आभासी डेमोक्रेसी, आभासी प्रजातंत्र या आभासी लोकतंत्र में हम लोग हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे, बड़े महासचिव कोफी अन्नान, वो बोलते थे सुशासन मानवीय अधिकार के लिए सम्मान और कानून का शासन सुनिश्चित करता है। देखो सुशासन मीन्स व्हाट, क्या होता है? देखो अब यहाँ वंचित करके एक शब्द यूज किया मेरे पहले। वंचित होना ही नहीं चाहिए। जहां वंचित नहीं रहता, जहां कानून रिस्पेक्ट देता है, जैसा भी हो ऐसा शासन होना चाहिए। देखो आपने जो लिखा था वही मेरे इसमें है। सबसे बड़ा मुद्दा है करप्शन, दूसरा है राजनीति का अपराधीकरण, तीसरा है कानून की असाक्षरता। सबसे बड़ा मुद्दा है ना हमारे समाज कार्यकर्ता के लिए, पूरा सोसाइटी के लिए ये है कानून की असाक्षरता। बोलते हैं लीगल इलिटरेसी। हम पढ़ सकते हैं, बस ये कहां से कहां जा रही पढ़ सकते हैं, ये किताब में क्या लिखा है पढ़ सकते हैं। अरे सिर्फ ये पढ़ना मतलब कार्यात्मक साक्षरता, उसे बोलते फंक्शनल लिटरेसी। वी कैन रीड एंड राइट, बट अगर पासपोर्ट में मुझे पासपोर्ट निकालना है तो पासपोर्ट के रूल मुझे मालूम नहीं है, कस्टम से कुछ छुड़वाना है तो मुझे मालूम नहीं है। देखो इस देश में बहुत सारे चीजें हैं, हर चीज कानून से रेगुलेट होती है और हर चीज का जो कार्य पद्धति है हमें मालूम होना चाहिए। तो ये कानून की साक्षरता बढ़ाने के लिए प्रयत्न होना चाहिए। बाद में है जेंडर डिस्पैरिटी, बाकी है हिंसा की बढ़ती घटनाएं, न्याय में देरी सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है। हम कैसे हिट करेंगे, अब तक कोई हाथ नहीं लगा पाया और वहां लगा भी नहीं सकता। आरटीआई ने कोशिश की तो आरटीआई के खिलाफ जजमेंट आना शुरू हो गया, मालूम है आपको क्यों? क्योंकि आरटीआई के दायरे में हमने सुप्रीम कोर्ट को लाया और सुप्रीम कोर्ट को पूछा गया कि भाई आप अपना एसेट एंड लायबिलिटी क्यों नहीं देते। बस तब से शुरू हो गया आपके पीछे पड़ने का काम। तो इसीलिए देखो अन्ना हजारे की यहाँ जहां आरटीआई का ये कानून लिखा जा रहा था, हम लोग बैठे थे, एक साठे साहब करके पुणे के सत्यरंजन साठे और सब इधर बैठे थे। तो एक आदमी बहुत होशियार था, वो बोल रहा था आरटीआई में जुडिशरी को मत डालो, अगर जुडिशरी को डालोगे तो एक दिन आरटीआई मर जाएगा। असल में आज वो मरने के इसमें देखो न्याय में देरी, डिले इन जस्टिस इंपॉर्टेंट है। प्रशासनिक प्रणाली का केंद्रीकरण, क्लासिफिकेशन, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये नहीं हो रहा। हर चीज के लिए ऊपर क्यों पूछे? जब बारिश नहीं गिरता तो हम ऊपर देखते हैं, इसीलिए हम हर काम के लिए दिल्ली को देखेंगे, हर काम के लिए हमारे कैपिटल को देखेंगे। वो डिस्ट्रिक्ट में, वो तालुका में, तहसील में क्यों नहीं करते? उनको पैसा काय का दिया जाता? सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का सीमांकन, ये भी एक प्रॉब्लम है। हर स्टेट में ये चल रहा है, बड़ा सेंसिटिव इश्यू है। असल में सत्यनिष्ठा के लिए गांधी जी बोलते थे सत्य में वो जयते। आज देखो हर ऑफिसर के चेंबर में जाओ, मैंने देखा है, मैं 30 साल रहा हूं, ऊपर गांधी जी लिखा रहते, सत्य में वो जयते, उसके नीचे उसकी कुर्सी है, सब आलमेल चलता है। अरे क्या है? तो सत्यनिष्ठा मजबूत नैतिक सिद्धांत होने के एक आवश्यक गुण है। इसमें समग्रता, शुचिता और ईमानदारी शामिल है। इसमें न केवल सच्चरित्रता एवं ईमानदारी है, बल्कि आचार संहिता का सख्ती से पालन करना शामिल है, जो कि ऑफिसर को लागू है, पूरी मशीनरी को लागू है, सोसाइटी को लागू है, हम समाज कार्यकर्ताओं को भी लागू है। शासन प्रणाली की एक प्रभावी प्रणाली और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सत्यनिष्ठा बहुत आवश्यक है। तो हम क्या चाहेंगे? शासन और सत्यनिष्ठा दार्शनिक आधार क्या है? शासन की नैतिक अवधारणा ये पूर्वी एवं पश्चिमी देशों के साहित्य में भी मिलती है, भगवत गीता में भी है, अर्थशास्त्र में भी है, कन्फ्यूशियस, प्लेटो, मिल, आपके सब धर्म ग्रंथ में भी है। प्रशासक, राज्य शासक प्रासंगिक संरक्षण के, असल में संरक्षक है क्या? असल में प्रशासक वो शासक हर चीज का संरक्षक है, लेकिन नहीं करते। इसीलिए उन्हें पब्लिक ट्रस्ट का सम्मान करना चाहिए। वो पब्लिक ट्रस्ट के कस्टोडियन होते हैं, लेकिन वो असल में, असलियत में नहीं होते। ये बड़ा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, तो हम इसका उद्देश्य शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करना हमारे आंदोलन का भी है। अन्ना के हर आंदोलन का यही तो उद्देश्य रहा है। आरटीआई का उद्देश्य भी यही है। लोक सेवा में ईमानदारी बनाए, ये दोनों कानून में लिखा है। देखो
आपका लोक सेवा हक का अधिनियम या तो आरटीआई, दोनों में यही है, प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करना। हाँ, कुछ कुछ लोगों को बोलते हैं कि नहीं ये प्रोसेस है, लेकिन पिछले दरवाजे से कोई घुस गया, उसने कुछ घुस चलाई तो उसका काम झट से होता है, फिर वहां क्यों नहीं होता? तो सरकारी प्रक्रिया में जो अनुपालन की प्रक्रिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सुनिश्चित करना चाहिए। सरकारी प्रक्रिया में लोगों का विश्वास बनाए रखना चाहिए, आज वो नहीं है, वो प्रॉब्लम है। कदाचार, दुराचार, धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार की संभावना से बचना चाहिए। नेक्स्ट, अभी देखिए, इसके लिए अन्ना ने बड़ा आंदोलन किया। आप रामलीला का आंदोलन जानते हैं, लोकपाल चूज किया गया, 11-12 में आंदोलन हुआ होगा, 19 में लोकपाल आ गया। लोकपाल के समक्ष दर्ज शिकायतों में तेज गिरावट हो रही है। क्यों? अगर लोगों का विश्वास है, अच्छा आप सुराज की तरफ तो नहीं जा रहे, हमारा राज सुराज तो नहीं हो रहा, तकरार क्यों कम हो रही है? आज शिकायत तो कम क्यों हो रही है? या तो इसे प्रभावी बनाए या तो उसे भंग कर दो, ऐसा अभी लोक समाज कार्यकर्ता बोल रहे हैं। लोकपाल को 2019 में लोकपाल शुरू हो गया मार्च में, आज तक बस 1600 कंप्लेंट आ गई है। मतलब 3 साल में 1600 कंप्लेंट, इतना अच्छा चल रहा है प्रशासन में और पूरा राजनीति में, क्या चल रहा है फिर इतनी कम? जबकि देखो 2019 में यह गठित हुआ, कार्यालय के निर्माण में लगभग 60 करोड़ लोग खर्च हो गए। हालांकि कार्यकर्ताओं को अधिक चिंता इस बात की है कि लोकपाल के समक्ष प्रतिवर्ष दर्ज की जा रही शिकायतों में इतनी तेजी से घटी क्यों हो रही है? मतलब लोगों का विश्वास टूट गया है। 19-20 में 1427 केसेस आई थी, वो घटकर 20-21 में 110 बन गई, और अभी पिछले 6-7 महीने में बस 30 कंप्लेंट्स आ गए। टोटल मिला के 16 से भी नहीं। जानते हैं आप कौन है आपका लोकपाल? नहीं। क्यों? टीएन शेषन को जानते हैं कोई? क्यों इतने हाथ वर्क ऊपर कर रहे हैं आप लोग? क्यों? कौन कौन जानता है टीएन शेषन को? आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और कौन जानता है? इतने साले वो कौन था टीएन शेषन? चुनाव आयुक्त। आज का चुनाव आयुक्त कौन है मालूम है? नहीं। आज का लोकपाल मालूम नहीं। क्यों? टीएन शेषन को क्यों ध्यान में रखा? अच्छे काम किए, मतलब उसने कानून का ठीक से अमल किया, और यहाँ की जो चुनाव की व्यवस्था थी जो बर्बादी की तरफ जा रही थी उसको ठीक किया बराबर। इसीलिए हमारे ठीक दिमाग में बैठा, वो तो गुजर गया, उसकी सिस्टम चल रही है, वो आदमी ने सिस्टम बनाई। आज भी आचार संहिता बोलकर डर जाते लोग, बराबर है। लेकिन आज हमें लोकपाल बनाने के बाद पूरा देश रास्ते पे आया, हम सब दिए लगा के रास्ते पे आए थे, आप भी आए थे इसने, हाँ, ये लोकपाल के बनाने के लिए। लेकिन आज लोकपाल, कौन लोकपाल है हमारा मालूम नहीं। नेक्स्ट प्लीज, ये लोकपाल है, मेक द लोकपाल इफेक्टिव और डिसबैंड इट। अभी कार्यकर्ता क्या बोल रहे हैं? इसको या तो प्रभावी करो, परिणामकारक करो, उसका डर पैदा करो, उसका नाम ले दे। देखो, जब ये अपना टीएन शेषन है,